एनसीईआरटी आरोहण भाग 2 पार्ट 3 भी हम लोग देखेंगे, जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इसमें 2 कविताएं हैं। कविता के बहाने बात सीधी थी पर की व्याख्या हम लोग देखेंगे सरल अर्थों में। उससे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी जो है चक्रव्यूह, जो कि 1956 में आई थी, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, 3 दिनों जो कि काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास जो कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार। प्रमुख जो इनको पुरस्कार मिला है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनका निधन जो हुआ था सन 2017 दिल्ली में। इनकी जो रचना इसमें है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वह है 2 कविताएं इसमें लगी हुई हैं, जो कि एक है बात सीधी थी पर और दूसरा कविता के बहाने। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे, इसके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। पहली कविता है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता की कल्पना की एक उड़ान है, ठीक वैसे ही जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे और असीमित है। चिड़ियों के उड़ने की एक निश्चित सीमा यानी कि दायरा होती है। वह एक घर से दूसरे घर या एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ सकती है। इसके विपरीत कविता जब कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है तो वह देश, काल और समय की सभी सीमाओं को पार कर जाती है। यह मनुष्य के मन के भीतर और बाहरी संसार के हर कोने तक पहुंच सकती है। कविता की इस असीमित और शाश्वत उड़ान की गहराई को बेचारी चिड़िया नहीं समझ सकती। अगला काव्यांश। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता का प्रस्फुटित होना या रचे जाना फूलों के खिलने की तरह है। जैसे फूल खिलकर अपनी सुंदरता और सुगंध बिखेरता है, वैसे ही कविता भी सुंदर भावों के साथ खिलती है और समाज को आनंदित करती है। परंतु फूल के खिलने और महकने की एक निश्चित अवधि होती है। वह आज खिलता है, सुगंध फैलाता है और कुछ समय बाद मुरझाकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कविता एक बार खिलने के बाद सदियों तक बिना मुरझाए अपनी वैचारिक सुगंध बिखेरती रहती है। पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कविता का सौंदर्य और उसका संदेश हमेशा ताजा रहता है। बिना मुरझाए हमेशा महकते रहने के इस रहस्य को एक सीमित जीवन जीने वाला फूल नहीं समझ सकता।
जैसे बच्चे खेलते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, वे इस घर और उस घर की सीमा भूलकर अपने पराये का भेद मिटाकर सबको एक कर देते हैं, वैसे ही कविता भी शब्दों का एक खेल है। कविता के लिए भी कोई बंधन या सीमा नहीं होती। वह हर पाठक को समान रूप से आनंद देती है और समाज में एकता लाती है। जिस प्रकार बच्चा खेलते समय सारे भेदभाव भूलकर वह किसी के भी घर चला जाता है, ठीक उसी तरह कविता हर काल, भाषा और संस्कृति के लोगों को जोड़ने की क्षमता रखती है। इस निश्चल और असीमित सामर्थ्य को केवल बच्चा या स्वयं कविता ही समझ सकती है। अब हम अगली कविता को देखेंगे, बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इसका भावार्थ है कि उसके मन में एक बिल्कुल साधारण, सीधी और साफ बात थी जिसे वे कहना चाहते थे, परंतु उन्होंने उसे अधिक प्रभावशाली और कल्पनात्मक बनाने के लिए भाषा के चमत्कार का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि वह सरल बात भी जटिल हो गई और अपना सीधा अर्थ खो बैठी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसका भावार्थ है कि जब कवि की बात भाषा के जाल में उलझ गई तो उन्होंने उस मूल बात को वापस सरल रूप में पाने की बहुत कोशिश की। इसके लिए उन्होंने वाक्यों को आगे पीछे किया, शब्दों को काटा छाटा, घुमाकर फिराकर इस्तेमाल किया ताकि किसी तरह बात साफ हो जाए या कठिन शब्दों के जाल से बाहर निकल सके। लेकिन प्रयास का उल्टा असर हुआ। दिखावटी शब्दों के कारण वह बात सुलझने के बजाय और अधिक उलझती चली गई। अगला वाक्यांश, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि वह कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह। इसका भावार्थ है कि उन्होंने अपनी इस समस्या को शांत दिमाग और धैर्य से नहीं समझा। मतलब वो इस बात को नहीं समझ पाए कि वो और उलझते चले जा रहे हैं। जैसे यदि कोई पेच, यानी कि जो इंग्लिश में स्क्रू होता है, यहाँ पे उस पेच की बात की गई है। ये इंग्लिश में स्क्रू SCREW होता है। स्क्रू यानी कि पेच, वो जो ऐसा गोल सा होता है, उस पेच की यहाँ बात की गई है। यदि कोई पेच सही से न बैठ रहा हो तो उसे खोलकर दोबारा ठीक करना चाहिए, लेकिन कवि ने ऐसा करने के बजाय उस पर जबरदस्ती जोर लगाया और उसे बेतरतीब ढंग से कसते चले गए। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कठिन और क्लिष्ट भाषा के इस दिखावे पर अज्ञानी दर्शकों और पाठकों से उन्हें खूब झूठी वाहवाही और शाबाशी मिल रही थी, जिसने उनके अहंकार को बढ़ा दिया। अगला वाक्यांश,
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। इसका भावार्थ है कि अंत में वही पुराना परिणाम सामने आया जिसका कवि को आदेश था। शब्दों के साथ की गई जोर जबरदस्ती के कारण बात की चूड़ी का अर्थ है कि जैसे स्क्रू के अंदर एक खांचा बना होता है, इस तरीके से, और उस जो नट होता है जो कि ऐसे बना होता है, इसमें भी ऐसे चूड़ी होती है। इस चूड़ी की बात की गई है। बात की चूड़ी मर गई अर्थात पेंच की चूड़ी टूटकर नष्ट हो गई। वह बेकार चूड़ी टूट गई। वह बात भाषा के भीतर केवल शब्दों का ढांचा बनकर रह गई। निराश होकर कवि ने उस बात को वैसे ही छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे चूड़ी मर जाने पर पेंच को कसने के बजाय कील की तरह हथौड़े से ठोक दिया जाता है। जब ये दोनों आपस में फिट नहीं हो रहे होते हैं तो इसको हटा करके इसको वैसे ही ठोक दिया जाता है, जैसे मतलब फिक्स कर दिया जाता है। अगला वाक्यांश, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इसका अर्थ है कि वह कविता ऊपर से देखने में तो सजी धजी और ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें न तो कोई गहरा भाव था, न कोई प्रभाव और न ही कोई कसाव। तब उस बात ने जो कवि के साथ एक नटखट और शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, कवि को व्यर्थ की मेहनत करते और पसीना पोंछते हुए देखा। उसने कवि पर व्यंग करते हुए कहा, क्या तुमने आज तक भाषा को उसकी सहजता और सहूलियत मतलब आसानी से इस्तेमाल करना नहीं सीखा? अर्थात भाषा का काम अपनी बात को सरलता से दूसरों तक पहुंचाना है, न कि उसे कठिन बनाकर उलझाना। इस कविता का मुख्य सारांश यह है कि कविता हमें सिखाती है कि कथ्य यानी कि जो हम कहना चाहते हैं, हमेशा माध्यम यानी कि जिस भाषा में हम कहना चाहते हैं, माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमेशा माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण होती है, यानी कि हम किस माध्यम में कह रहे हैं उससे वो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी रचना या संवाद में बनावटी और भारी भरकम शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और अपनी बात को हमेशा सहज, सरल और सुबोध भाषा में कहना चाहिए, ताकि वह सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंच सके। अन्यथा बात का